नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर जगह इसकी तैयारी है। चारों ओर तिरंगे का गुणगान हो रहा है। इस बार पीएम मोदी 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले हैं। इससे पहले 9 बार में उन्होंने 12 घंटे लगभग 25 मिनट का संबोधन दिया। इसमें उन्होंने हर साल देशवासियों से अलग अलग वादे किए। आज साल 2023 में 4 साल बाद हिंदुस्तान के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बातें हो रही हैं। हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 1947 से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन लाल किला ही क्यों चुना गया? भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर। अब मुश्किल सवाल है, इस काम के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? जवाब लंबा है, इसलिए चलेंगे है इतिहास पर। 12 मई की तारीख थी। साल था 1639, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी थी। यहाँ से शुरुआत हुई एक अफसाने की, जिसमें बादशाह था, साजिशें थीं, एक क्रांति थी और था एक मुकदमा। अफसाना साल दर साल बदलता रहा, किरदार बदलते रहे, लेकिन मंच एक ही रहा, लाल किला। क्या है लाल किले का इतिहास? 15 अगस्त को लाल किले से ही क्यों फहराते हैं तिरंगा? स्वतंत्रता दिवस को लाल किले से तिरंगा फहराने का क्या है इतिहास? कैसे शुरू हुई थी लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की प्रथा? कब हुआ था लाल किले का निर्माण? क्या है लाल किले का इतिहास? बादशाह हुमायूं के वक्त से आगरा मुगलों की राजधानी रहा था। फिर 1638 में शाहजहां ने राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी। दिल्ली, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, तब ऐसी नहीं थी। पिछले बादशाहों ने इस शहर को अपने अपने हिसाब से बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली के नक्शे में एक नई नक्काशी जोड़ी और इसे नाम दे दिया शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1639 में उन्होंने यमुना के पास एक जमीन चुनी एक नया किला बनाने के लिए और इसकी जिम्मेदारी सौंपी 2 भाइयों को, उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद। दोनों भाई इसमें काबिल थे, क्योंकि दोनों इससे पहले ताजमहल में हाथ की कारीगरी दिखा चुके थे। इसलिए दोनों को इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम दी गई और किले का काम शुरू हो गया। किला बनाने में 10 साल का समय लगा। बनाने में ज़्यादातर लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आगे जाकर इसका नाम लाल किला पड़ गया। हालांकि तब इससे किला ए मुबारक कहा जाता था। आज जो किला आप देखते हैं वह इसकी असली भव्यता का मात्र एक कंकाल है। जब पहली बार ये बना था, इसमें 8 किनारे थे। किले के आसपास 2.5 किलोमीटर लंबा परकोटा बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर थी। किले में 5 दरवाजे थे। पश्चिम में लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक की ओर खुलता था और दक्षिण में दिल्ली दरवाज़ा था, जो पुराने शहर की ओर खुलता था। औरंगजेब के काल में इन दोनों दरवाज़ों पर घूंघट डाल दिए गए थे, ताकि महल के अंदर और बाहर रहने वालों में पर्दा हो सके। आज आप देखेंगे तो लाहौरी गेट अब उत्तर दिशा में खुलता है, जिसके अंदर जाते हुए छत से ढका रास्ता है। छत्ता चौक, जिसके दोनों ओर दुकानें लगती हैं। किले की सबसे महत्वपूर्ण जगह थी दीवान खास, वो जगह जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था। दीवान खास में संगमरमर के चौकोर खंबे पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और खंभों के ऊपर की छत चांदी की बनी हुई थी। चारों कोनों के ऊपर छोटी बुर्जियां थीं, जिनके छोटे छोटे गुंबद पहले तांबे के थे और उन पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। दीवान खास के बीच में चबूतरे पर हीरे जवाहियात से जड़ा सोने का बेशकीमती तख्ते ताउस रखा गया था। फ्रेंच यात्री फ्रांसवा बीनियर कहते हैं कि ताउस के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। 6 सोने के पायों पर यह तख्ता बना था। कहते हैं कि यह बिल्कुल ठोस था। इसमें याकूत और कई प्रकार के हीरे जड़े थे।
इसके निकट जाने की किसी को आज्ञा नहीं है। इसका मूल्य 4 करोड़ रुपए आंका गया था। इस तख्त को औरंगजेब के पिता शाहजहां ने इसलिए बनवाया था कि खजाने के पुराने राजाओं और पठानों के समय समय पर नजराने से जो जवारात इकट्ठे हुए थे, लोग उन्हें देख सके। तख्ते ताऊस और लाल किले की ये शान औरंगजेब और उसके कुछ 3 दशक बाद तक बरकरार रही। फिर 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और वो तख्ते ताऊस को भी लूटकर अपने साथ फारस यानी ईरान ले गया। कहा जाता है कि तख्त को तोड़कर उसके टुकड़ों से उसने नादरी तख्त ताऊस बनाया। तख्त का एक हिस्सा आज भी सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और दूसरा हिस्सा तुर्की के तोपकापी महल में रखा हुआ है। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल लगातार कमजोर होते गए और 1752 में लाल किले पर मराठाओं का अधिकार हो गया। 1761 में पानीपत के मैदान में मराठाओं का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस दौरान मराठाओं ने दीवान-ए-खास की चांदी की छत को पिघलाकर उससे पैसा इकट्ठा किया। गुणाकर मूले अपनी किताब भारत के प्रसिद्ध किले में लिखते हैं, 1760 में मराठा सेना प्रमुख सदाशिवराज भाऊ दीवान-ए-खास की छत में लगी चांदी को उड़ाकर उसके 17 लाख सिक्के ढलवाए थे। अब वहां केवल लकड़ी की छत रह गई है। लाल किले में अगली बड़ी घटना 1788 में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम को एक रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने कैद करके उन्हें अंधा कर दिया। शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए और कई दिनों तक लूटपाट मची। इस भयानक घटना के चलते बाद में यह अफवाह भी शुरू हो गई कि लाल किले में भूत घूमते फिरते रहते हैं। भूतों का तो नहीं पता, लेकिन अंग्रेज जरूर यहाँ घूमते थे। 1803 के बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शाह आलम कहने को बादशाह थे, लेकिन सिर्फ कहने को बादशाह थे। बकायदा एक कहावत शुरू हो गई थी, आज दिल्ली ता पालम बादशाह शाह आलम, यानी शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही है बस। 1806 में शाह आलम की मौत के बाद उनके बेटे अकबर द्वितीय ने गद्दी संभाली और उसके बाद बादशाह बने बहादुर शाह जफर। जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित हुए। लाल किला अब तक पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। नाम के लिए अब भी उस पर बादशाह का हक था, लेकिन दीवान-ए-खास में दरबार तक लगाने की मनाही थी। दिल्ली की जनता के लिए लाल किला बस बाहर से देखने की चीज थी। अंदर जाने का आखिरी मौका मिला 1857 में, जब बागियों ने जफर के हाथ में क्रांति की मशाल थमा दी। हालांकि क्रांति असफल रही और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। विडंबना देखिए कि यह मुकदमा उसी दीवान-ए-खास के चलते चला जहां मुगल अपना दरबार लगाते थे। 1857 के बाद दीवान-ए-खास ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नाच गान और महफिलों का अड्डा बनकर रह गया। दिल्ली पर पूरी तरह कब्जे के बाद अंग्रेजों ने लाल किला छावनी में तब्दील कर दिया। समय के साथ साथ किले में 2/3 महल नष्ट कर दिए गए। जो बचे उन्हें अंग्रेजों की सैनिक छावनियां, बंगले, ऑफिस और गोदाम बना दिया गया। दीवान-ए-खास को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के बरक्स अधिकतर समय तक अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता रही। हालांकि दिल्ली बहुत मायने रखती थी, इसलिए 1857, 1930 और 1911 तक ब्रिटिशर्स ने 3 शाही दरबारों का आयोजन दिल्ली में ही किया। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद राजा और रानी लाल किले के झरोखे पर खड़े हुए और लोगों का अभिवादन किया। इसी झरोखे से कभी मुगल बादशाह जनता के सामने आते थे, इसलिए एक तरह से ये कहने का तरीका था कि अब हम बादशाह हैं। 1911 के दिल्ली दरबार में एक और घोषणा हुई, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की गई। 1857 से 1940 तक
लाल किला अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बना रहा। लेकिन फिर 1943 में हुई एक घटना ने लाल किला को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बना दिया। उस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। आज़ाद हिंद सरकार के गठन के बाद वो रंगून गए और बहादुर शाह जफर की कब्र का दर्शन किया। यहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से कहा कि हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे सिपाही दिल्ली पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र लाल किले में विक्रीट परेड नहीं निकाल लेते। नेताजी इस काम में सीधे तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इत्तेफाक से द्वितीय विश्व के बाद आईएनए के 3 अफसरों पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया। यह मुकदमा ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। आईएनए के 3 अफसरों की रिहाई के लिए पूरे देश सड़कों पर उतर आया और 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अंत में इन 3 सिपाहियों को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के दिन भी गिनती के रह गए थे और लगभग 1 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। इतनी कहानी से आपको इतना समझ आ गया होगा कि आज़ादी के आंदोलन में लाल किले का एक प्रतीक के रूप में खास महत्व था। होने को लुटियंस दिल्ली भी था, जिनकी इमारतों से अंग्रेज़ों का राजकाज चलता था, लेकिन वो सब उनके आने के बाद बनी थी। जबकि लाल किला 1857 की क्रांति से पहले और 1947 के बाद के भारत को जोड़ता था। वहाँ तिरंगा फहराया जाना एक सांकेतिक यात्रा के रूप में होने जैसा था। आज़ादी से गुलामी और फिर आज़ादी तक यात्रा, आज़ादी के समारोह के लिए लाल किले का चुना जाना भारत के लिए अपनी विरासत को दोबारा प्राप्त करने जैसा था। यहाँ पर एक रोचक बात और बताते हैं आपको। हर साल 15 अगस्त के रोज देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा अगस्त 1947 से चली आ रही है, लेकिन पहली बार लाल किले पर तिरंगा 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त को फहराया गया था। 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्यक्रम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हुआ था। इसकी अगली रोज नेहरू ने लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने विशेष रूप से नेताजी को याद किया, जिन्होंने 1943 में ही लाल किले पर आज़ाद भारत का झंडा देखने की तमन्ना जाहिर कर दी थी। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 1947 से लाल किले का लगभग 70% हिस्सा भारतीय सेना के अधिकार में रहा। इस दौरान किले के भीतर की कई पुरानी इमारतों व बागों को मिटाकर उनके स्थान पर सैनिकों के लिए बैरकें बनाई गईं और अंत में 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे खाली करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया और नेहरू जी के बाद से यह परंपरा अभी तक चली आ रही है और 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।